हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट। ठीक है, तो ये 2025 का टेस्ट है। इसमें देखेंगे टेस्ट नंबर आज है 22 और इसमें 67 क्वेश्चन हो चुका है और उसकी आगे करेंगे 68। आपको भी लग रहा होगा कि ये वीडियो पार्ट पार्ट में क्यों बन रहा है। तो देखिए, अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है, तो बस ऐसे ही कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली होता रहे, ताकि आप भी अपना ये रिवीजन करते रहें और प्रैक्टिस डेली करते रहेंगे। तो एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही डेली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको एकदम हलवा टाइप के लगेंगे। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपको टेस्ट जो है फुल लेंथ कराया जाएगा और सीसेट भी कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 68। देखिए, हमारे चैनल पे एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है। कौन से क्लास का है? क्लास 11th का है। तो वो पॉलिटी का है, उसको भी जाकर पढ़ सकते हैं आप सभी लोग। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, PR नॉलेज रिसर्च सेंटर। इसी जगह आपको PDF मिलेगा इसका। ठीक है, तो जैसे ही देखिए आज ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। तो PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024 का ये लिखेंगे तो लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए देखेंगे, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बराकर, कृष्णा, चंबल या भागीरथी? कहाँ पर है? तो चलिए ये लगाएंगे सी नंबर, चंबल पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, चंबल हो जाएगा। गांधी सागर बांध भारत की चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांधों में से एक ये है। यह बांध देखिए मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। किसी विशेष जलवायु प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म होती है, जबकि शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है। दूसरा है, वृक्षों की पत्तियां छोटी एवं चौड़ी होती हैं और दूर दूर तक विस्तृत होती हैं, जिससे छाया का अभाव होता है। तीसरा है, यह जलवायु अंगूर की खेती के लिए अनुकूल है और शराब उत्पादन यहाँ की एक आर्थिक गतिविधि है। कितने सही हैं इसमें से? निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा एक उपयुक्त विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? कौन सा सही नहीं वो नहीं बताना है, किसको प्रतिबिंबित करता है इसको ये बताना है। भूमध्य रेखीय जलवायु को, ध्रुवीय जलवायु, समाना या भूमध्य सागरीय जलवायु? चलिए देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 69 है। तो आंसर आपको दिखा के उसके बाद आपको दिखाता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इसमें हो जाएगा ये भूमध्य सागरीय जलवायु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके लिए बोल रहा था? तो देखेंगे ये है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म होती है, जबकि शीत ऋतु के दौरान यहाँ वर्षा होती है। वृक्षों की पत्तियाँ छोटी एवं चौड़ी होती हैं, दूर दूर तक विस्तृत होती हैं, जिससे छाया का अभाव भी होता है। जलवायु अंगूर की खेती के लिए अनुकूल है, अंगूर की खेती के लिए। शराब उत्पादन यहाँ की एक आर्थिक गतिविधि है, अंगूर बनेगा तो शराब बनेगा ही। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी और पश्चिमी घाट में समझ रहे हैं? देखिए, भारत का नक्शा ऐसे है। तो ये है आपका पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। ठीक है, तो कहता है पश्चिमी घाट की सर्वोत्तम जो चोटी है कौन सी है? अनाईमुड़ी बोल रहा है पश्चिमी घाट की। और वही पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। तो देखिए, महेंद्रगिरी यहाँ पे पर्वत आती है। और पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे को मिलती है। तो बिल्कुल है, यहाँ पे ऐसे और ऐसे आती है, तो नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पर होता है, वही भी मिलते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों ही कथन इसमें सही हैं, तीनों के तीनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? डी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों के तीनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए अब। वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, और क्योंकि सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के पृथ्वी से वापस विकिरणित होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। कितने सही हैं? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 71।
देखिए कह रहा है क्षोभ मंडल और समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए क्षोभ मंडल का ताप ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है, ठीक है। लेकिन जो ये समताप मंडल है, यहाँ पर क्या रहता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ ये जो है तापमान जो है ना ये बढ़ता रहता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे क्षोभ मंडल में समताप घटेगा, मतलब ऐसे घटेगा और इसमें बढ़ेगा। ऐसे ऐसे क्षोभ मंडल का ये एरिया हो गया, तो यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे घटेगा और तापमान फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के पृथ्वी से वापस विकिरणित होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो ये सही है। मतलब पहला कथन गलत, दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। वन इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन अधिकतर देश के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्षों की सबसे प्रमुख प्रजातियां बांस, साल, सागौन और पीपल है। कितने सही हैं इसमें से? कितने वनस्पति किस प्रकार के वनस्पति का वर्णन करते हैं? कितने सही नहीं बताना है, वनस्पति प्रकार का वर्णन करते हैं। यहाँ पे वनस्पति दिए गए हैं, नाम उसके। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ वाले या पर्वतीय वन। चलिए तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में बात कर रहा है। इसको एक बार फिर से पढ़ के देख लेते हैं। कहता है कि ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्र फैले हुए हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो है शुष्क यानी गर्मियों के ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखेंगे आप, सागौन की पत्ती गिर जाते हैं, नीम की पत्ती गिर जाती है। ये वन अधिकतर देश के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं और ये इस प्रकार के वनों की वृक्षों की सबसे प्रमुख प्रजातियां बांस, साल, सागौन और पीपल है। देख सकते हैं पीपल के पत्ते बहुत गिरते हैं ना, तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती मतलब पत्ते, पर्णपाती मतलब गिरने वाले। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांशों पर निर्मित होना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर कॉरियोलिस बल बहुत ही कम होता है। कितने कथन सही हैं इसमें से? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है? चलिए बताइए। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांशों पर निर्मित होना अत्यंत दुर्लभ है, सही है। क्योंकि भूमध्य रेखा पर कॉरियोलिस बल बहुत ही कम होता है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे अब। ओलचीकी लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह लिपि मुंडारी भाषा लिखने में प्रयुक्त होती है और दूसरा है, इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 74। चलिए देखिए देखिए, ये आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ठीक है। लेकिन ये जो लिपि है बंगाली लिपि थी और मुंडारी भाषा नहीं, बल्कि कौन से भाषा में हुआ था ये? तो ये संथाली भाषा में हुआ था। बंगला लिपि का प्रयोग करके संथाली भाषा में हुआ था। तो पहला कथन गलत, दूसरा सही। ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। चलिए 75 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। होरी हब्बा पद किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? होरी हब्बा पूर्वोत्तर में जनजाति समुदाय, दक्षिण भारत में बैलों के खेल की परंपरा, पूर्वी भारत में फसल त्यौहार, विलुप्ति के कगार पर एक आदिवासी भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण भारत में बैलों के खेल की परंपरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में वर्ष भर भारी वर्षा होती है, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में सामान्यतः सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 76। चलिए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में वर्ष भर भारी वर्षा होती है। क्या भारी वर्षा होती है इसमें? पहला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ ग्रीष्म ऋतु और इसमें वर्षा, देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में अभी तट यानी कि तटवर्ती आर्द्र मानसूनी और शीत ऋतु में अपतटीय शुष्क मानसूनी जलवायु होती है। तो इनकी इसकी विशेषताएं, यहाँ पाए जाने वाले 3 अलग-अलग मौसम होते हैं। कौन-कौन से? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो यहाँ पर क्या होता है? भारी वर्षा नहीं। दूसरा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में सामान्यतः सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी में जलवायु में ये सदाबहार वन कहाँ से हो पाएंगे? जब उष्णकटिबंधीय है तो पत्ते गिर जाएंगे ना, तो सदाबहार नहीं हो पाएंगे इसमें। तो दूसरा भी कथन गलत। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। दोनों के दोनों कथन गलत है। जहाँ उष्णकटिबंधीय है वहाँ पे सदाबहार वन नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गूगल एलएलसी ने हाल ही में जेम्मा को प्रस्तुत किया है, जो एक नया सर्च इंजन है। और दूसरा है जेम्मा उस ऑनलाइन कंटेंट को एन्क्रिप्ट करने में सहायता करेगा जो परंपरागत सर्च इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जा सकते हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77। देखिए गूगल ने बताया कि ये दोनों जो मॉडल हैं काफ़ी हल्के हैं और इन्हें किसी भी डेवलपर लैपटॉप में, डेस्कटॉप के कंप्यूटर में आसानी से चलाया जा सकता है। और ये एलएलसी जो है गूगल का, ये नवीनतम ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई है, ना कि ये सर्च इंजन है। तो दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। दोनों के दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। दोनों के दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन का प्रत्यक्ष स्रोत है? ज्वालामुखी उद्गार, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र शक्ति, भूकंपीय क्रिया। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा। किसके बारे में पूछ रहा है? आंतरिक भाग के बारे में पूछ रहा है ना, तो ज्वालामुखी हो जाएगा। और क्या क्या होते हैं प्रत्यक्ष में? अगर आप देखेंगे इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट वाले में देखेंगे आंतरिक भाग में, तो उसमें आते हैं आपके सतही शैल, ज्वालामुखी, खनन परियोजना, ड्रिलिंग परियोजना, गहरे महासागर में प्रवेधन यानी ड्रिलिंग की परियोजना, और एकीकृत महासागरीय प्रवेधन परियोजना। वही अगर इनडायरेक्ट में देखेंगे, आंतरिक भाग के इनडायरेक्ट में देखेंगे कैसे होता है, तो तापमान और दाब की विभिन्नता होता है, भूकंपीय क्रियाएं होती हैं, उल्कापिंड होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इसका आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है, ज्वालामुखी उद्गार। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे अब। मृदा प्रवाह या मृदा सर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मृदा प्रवाह तब होता है जब मृदा की नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। दूसरा है टुंड्रा एवं शुष्क क्षेत्रों में मृदा प्रवाह होना संभव नहीं है। तीसरा है आयरलैंड में दलदल प्रस्फोट एक संबंधित परिघटना है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी 3 है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79। चलिए, मृदा प्रवाह तब होता है जब मृदा की नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। क्या सही है? पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, जब मृदा पूर्णतः जल से संतृप्त हो जाती है तो मृदा के कण अलग अलग बिखर कर जल में लगभग निलंबित हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर और नीचे की सैलों पर आसानी से संचरण करने लगते हैं। इस अवस्था में मृदा एक तरल पदार्थ की तरह कार्य करती है और मृदा प्रवाह या पंख प्रवाह यानी कि मोड फ्लो होता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है टुंड्रा एवं शुष्क क्षेत्रों में मृदा प्रवाह होना संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है, संभव हो जाता है। दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है आयरलैंड में दलदल प्रस्फोट यानी कि बॉग बस्ट एक संबंधित परिघटना है। तो तीसरा कथन सही है। इसमें कुल मिलाकर एक ही कथन सही है, 2 कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ओनली 1 होगा।
सही पूछा हुआ है तो ओनली 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए। ग्लेशियर लेक आउट बस्ट फ्लड के बारे में है। कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। ग्लेशियर लेक आउट बस्ट फ्लड, या इसको GLOF बोलते हैं। ग्लोब के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ग्लोब, ये हिमनद झीलों से संबंध है जिनका निर्माण हिमोड़ से अवरुद्ध पिघले हुए जल से होता है। दूसरा है हिमनद झीलों के संकुचन और विस्तार से ग्लोब की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है ग्लोब प्रवण क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि करना उचित नहीं होता है। और चौथा है ब्लैक कार्बन की उपस्थिति से हिमनद झीलों के निर्माण की संभावना कम हो सकती है। चलिए बताइए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। ब्लैक कार्बन की उपस्थिति में से हिमनद झीलों के निर्माण की संभावना कम हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। हाल ही में भारत को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। IMF, अंकटाड यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, विश्व बैंक या विश्व आर्थिक मंच, बताइए। तो देखिए यह विश्व बैंक द्वारा होता है। सूचकांक प्रत्येक प्रत्येक ये 2 वर्षों में निकाले जाते हैं और 2023 में इस संस्करण में 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। 139 देश थे, 38वें स्थान पे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो प्रदर्शन सूचकांक है ये कितने वर्षों का वार्षिक होता है या छमाही होता है। तो ये 2 वर्ष में होता है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, विश्व बैंक। चलिए 82 नंबर देखेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्ष अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एक ही प्रजाति की वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। तीसरा है भारत में ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कितने सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 82। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कह रहा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्ष अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। सदाबहार वन में वृक्ष अपने पत्ते नहीं गिराते हैं उष्णकटिबंधीय वन में। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए वृक्ष अपनी पत्तियां अवश्य गिराते हैं किंतु सभी वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, तो इसलिए सदाबहार रहता है। अब जैसे ढेर सारे ऐसे ऐसे पेड़ हैं, ठीक है, ढेर सारे ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। तो एक टाइम में ये पत्ते गिरा दिया लेकिन 3 तो हैं, ठीक है। एक टाइम में ये पत्ते गिरा दिया लेकिन अभी 3 बचे हुए हैं। 2 पत्ते गिरा दिए लेकिन अभी 2 बचे हुए हैं। तो ऐसा रहता है सदाबहार है, लेकिन कुछ पत्तियां जो हैं वो हमेशा एक साथ नहीं गिराते हैं। तो इसलिए क्या हो गया इसमें, पहला कथन गलत। दूसरा कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एक ही प्रजाति की वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। तो बहुत सी प्रजातियां होती हैं उसमें, तो सही बात है, दूसरा तो सही हो गया। तीसरा कहता है भारत में ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो क्या ये सही है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी न कि पूर्वी, क्योंकि पूर्वी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाते हैं और ढलानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में से पाए जाते हैं यहाँ पे। ये आपका पश्चिमी घाट है। तो 2 कथन गलत है, 1 कथन सही है। तो कुल मिलाकर क्या लगाएंगे, केवल एक ही सही है। ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा। चलिए 83 नंबर देखिए। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों पर विचार कीजिए। वैगई, शरावती, वंशधारा उपयुक्त नदियों में से कितनी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पूर्व से पश्चिम नहीं, ऐसे है ना, पूर्व से पश्चिम, ऐसे पूर्व से पश्चिम की तरफ, बताइए। केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं। 83। देखिए वैगई और वंशधारा जो है
ये क्या होती है, ये पूर्व से, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, ठीक है, पूर्व की ओर। लेकिन शरावती जो है नदी, शरावती, ये क्या होता है, ये एक ऐसी नदी है जो कर्नाटक में शिमोग जिले से उद्भवित होती है तथा 2209 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र से होकर गुजरती है और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 128 किलोमीटर की है। और यह उत्तर कन्नड़ जिले के होल्लार में अरब सागर में जाके मिलती है। अरब सागर में मिलेगी इधर, तो क्या होगा, पूरब से पश्चिम जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए 2 वाला सही है, मतलब ओनली 1 होगा। चलिए 84 नंबर देखेंगे, 84। मोहोरोविसिक असंबद्धता या मोहो असंबद्धता निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड, बाह्य क्रोड और मेंटल, मेंटल और भूपर्पटी, या निचली भूपर्पटी और ऊपरी भूपर्पटी। 84 नंबर। तो इसमें लगा देंगे मेंटल और भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 85 नंबर देखिए, कौन सा सुमेलित है इसमें बताना है। जल संधि और जोड़े जाने वाले जल निकाय दिया गया है। देखते हैं, बेरिंग जल संधि, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, कुक जल संधि, तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर, बाब अल मंदेव जल संधि, लाल सागर और अदन की खाड़ी। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि कहाँ पर है? तो ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ये दोनों को अलग करता है। देखेंगे आप, जो रसिया वाला जगह है ना, रसिया, तो अगर मैप को घुमा के देखेंगे, जैसे अलास्का यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे रसिया रहेगा, तो वही यहाँ पर बेरिंग जल संधि मिल जाएगा, ठीक है। कुक जल संधि, कुक, तो ये तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है, तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को। तो कुक जल संधि आपको देखा होगा न्यूजीलैंड में, तो ये भी सही है। बाब अलमंदेव जल संधि, तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, ये भी है, सही है। मतलब ये लाल सागर और अदन की खाड़ी देखा है कि नहीं, लाल सागर और अदन की खाड़ी, रेड सी जो स्वेज नहर बनता है आगे जाके, ठीक है। तो ये भी सही है। कुल मिलाकर तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, सभी कथन सही है। चलिए 86 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, टोकामक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे पृथ्वी पर संलयन ऊर्जा का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा है, जाइंट यूरोपियन टोरस नियंत्रित संलयन ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला उपकरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों के दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। परिच्छेद क्या दिया है? मृदा ए पश्चिमी घाट और पूर्वी तट के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी के कारण अनुपजाऊ होती है। मृदा बी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और इसमें प्रचुर मात्रा में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यौगिक पाए जाते हैं। पहचान कीजिए कि उपयुक्त परिच्छेद में वर्णित मृदा ए और मृदा बी क्रमशः कौन सी मृदाओं को संदर्भित करती है? लेटेराइट मृदा और ऊसर मृदा और लेटेराइट मृदा, लाल मृदा और लेटेराइट मृदा, या तो लेटेराइट मृदा और लाल मृदा। चलिए बताइए, मृदा मतलब मिट्टी होता है ना, पता है ना। 87 नंबर। तो चलिए देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊसर मृदा और लेटेराइट मृदा की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 88, इसका मैं PDF भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन इसका। भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पी तरंगे और एस तरंगे दोनों धरातली तरंगों के उदाहरण हैं। और दूसरा है, भूगर्भिक तरंगों की तुलना में धरातली तरंगे अधिक विध्वंसकारी होते हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 88 नंबर। देखिए, पी तरंगे और एस तरंगे भूगर्भिक तरंगों के उदाहरण हैं और भूगर्भिक तरंगे ये उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में जाती है, ठीक है। तो ये पी और एस दोनों धरातली तरंगे उदाहरण हैं, ये कथन गलत हो जाएगा।
पहला कथन सही नहीं है। और दूसरा कहता है भूगर्भिक तरंगों की तुलना में धरातली तरंगे अधिक विध्वंसकारी होते हैं, तो दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत के दौरान सूर्य संपूर्ण भारत में लंबवत चमकता है। और दूसरा है उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्ष भर कम दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ उच्च तापमान का अनुभव किया जा सकता है। उपयुक्त में से किसके या किनके लिए कर्क रेखा के भारत के मध्य से गुजरने को उत्तरदायी माना जा सकता है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 89, चलिए 89 का आंसर करिए। तो देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत के दौरान सूर्य संपूर्ण भारत में लंबवत चमकता है, पहला ही कथन गलत है। दूसरा है उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्ष भर कम दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ उच्च तापमान का अनुभव किया जाता है। देखते हैं ये मुंबई में, कर्नाटक में, यहाँ पे क्या होता है, गर्मी ही तो रहता है। दूसरा सही है। इसमें एक कथन गलत, दूसरा सही, मतलब ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे अब। भारत में तटीय क्षेत्र की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है तटीय क्षेत्रों में तापमान वितरण प्रारूप में कदाचित ही ऋतु परिवर्तन होता है, क्योंकि स्थल की तुलना में महासागरों के गर्म होने या ठंडा होने में अधिक समय लगता है। कौन सा कथन सही है इसमें से? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है? पहला सही है दूसरा गलत, या पहला गलत है दूसरा सही है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपका 90। तटीय क्षेत्रों में तापमान वितरण प्रारूप में कदाचित ही ऋतु परिवर्तन होता है, सही है, क्योंकि स्थल की तुलना में महासागरों के गर्म होने या ठंडा होने में अधिक समय लगता है। तो बिल्कुल सही बात है, सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। कोई पानी है, पानी अगर ढेर सारा तुरंत गर्म अगर हो जाता है तो क्या होता है, उसको ठंडा होने में समय लगता है ना। तो ऐसे ही महासागर का पानी सोचिए, अगर पूरा गर्म हो गया तो ठंडा होने में समय लगेगा। तो वही बोल रहा है। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। 91, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहाँ पर है पता है? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, तमिलनाडु में है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां जो हैं ये भवानी, मोयार और नोएल नदियां इसमें शामिल हैं। चलिए देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है आपका 92, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है अधिकांश उस मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर निर्मित होते हैं, क्योंकि महासागरों के पूर्वी किनारों पर ठंडी महासागरीय धारा की उपस्थिति के कारण वहां निम्न वर्षा वाले क्षेत्र निर्मित होते हैं। कितने सही हैं? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है? चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि अधिकांश उस मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर निर्मित होते हैं। पश्चिमी किनारों पर तो है ही, देखेंगे राजस्थान का है, कच्छ का एरिया है। तो क्या है, राजस्थान का एरिया है, कच्छ का एरिया है, तो पश्चिमी किनारों पर है। महासागरों के पूर्वी किनारों पर ठंडी महासागरीय धारा की उपस्थिति के कारण वहाँ निम्न वर्षा वाले क्षेत्र निर्मित होते हैं, तो कम वर्षा होता भी है। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती हैं? लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, एस्टोनिया? 93, बाल्टिक सागर उत्तरी सागर में स्थित एक अंतर्देशीय सागर है। बाल्टिक सागर की सीमा देखिए किससे किससे लगता है? डेनमार्क से, स्वीडन से, फिनलैंड से, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, रूस। इसमें से कौन कौन है? इसमें कौन कौन नहीं है? नीदरलैंड का नाम तो लिया नहीं मैंने, तो तीसरा वाला हटा देंगे। नीदरलैंड, लातविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है। ठीक है, एस्टोनिया ए से होता है, ESTONIA। तो इसमें सी लगा देंगे, केवल 3 होगा। ठीक है, नीदरलैंड काटिए, बाकी सभी है।
और सारा का नाम भी मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में युग्मों में विचार करिए। मार्शल आर्ट और राज्य। सिलंबम तमिलनाडु, थांगता सिक्किम, गतका पंजाब। कितने सुमेलित हैं? 94। देखिए गतका का पंजाब ठीक है, गतका का पंजाब ठीक है। सिलंबम का तमिलनाडु ठीक है। थांगता, थांगता कहाँ का है? थांगता देखिए मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का। तो कितने सही हुए? 2 सही हुए। चलिए 95 नंबर। सामाजिक वानिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शहरी वानिकी केवल सार्वजनिक भूमि पर वृक्षों को लगाने और उनके प्रबंधन से संबंधित है। दूसरा है, कृषि वानिकी का तात्पर्य कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि पर वृक्ष एवं कृषि फसलों को एक साथ उगाने से है। तीसरा है, समुदाय वानिकी में सार्वजनिक निजी स्वामित्व वाली या सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाना शामिल है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। 95। 95 कहता है शहरी वानिकी केवल सार्वजनिक भूमि पर वृक्षों को लगाने और उनके प्रबंधन से संबंधित है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा है कि कृषि वानिकी का तात्पर्य कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि पर वृक्ष एवं कृषि फसलों को एक साथ लगाने से है, तो ये सही है। तीसरा है, सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक निजी स्वामित्व वाली या सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाना शामिल है, तो तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। लेकिन सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक भूमि या सामुदायिक भूमि जैसे गांव, चारागाह और मंदिर की भूमि, सड़क के दोनों ओर, नहर के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे, पट्टियां और विद्यालयों आदि वृक्ष पर लगाना शामिल है। तो क्या हो जाएगा? तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। दूसरा सही इसमें है, केवल एक सही है। एक सही है तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्षारीय लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अत्यधिक तरल होता है, इसके कारण विस्फोट उद्गार होता है, इसके परिणाम स्वरूप सामान्यतः मिश्रित ज्वालामुखी का निर्माण होता है। कितने सही हैं? केवल एक, एक और तीन, दो और तीन, या तो तीनों कथन। 96। 96 यह अत्यधिक तरल होता है, ये ठीक है। इसके कारण विस्फोट उद्गार होते हैं, दूसरा कथन गलत है। इसके परिणाम स्वरूप सामान्यतः मिश्रित ज्वालामुखी का निर्माण होता है, तीसरा भी कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ओनली 1 होगा। अगर तीसरा वाला कथन आपको गलत लग जाएगा तो ऑप्शन पूरे कट जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे, तो लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 हो जाएगा। चलिए 97 नंबर देखेंगे। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। महोगनी, ग्रीन हार्ट, बाओबाब उपयुक्त वृक्षों में से कितने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष हैं? उसमें कटहल भी पूछा हुआ था। तो देखिए इसमें महोगनी हो जाएगा, ग्रीन हार्ट हो जाएगा, बाओबाब नहीं इसमें से है सदाबहार, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है। बाओबाब का वृक्ष सवाना या सूडान की जलवायु में पाया जाता है। लंबे समय तक सूखे से बचने के लिए इसमें जंगल भंडारण के लिए चौड़ा तना तना भी पाया जाता है। तो इसमें 2 कथन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 98। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक संस्था है और 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से पृथक कर दिया गया है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। बहुत लोग का डिमांड था इंग्लिश में भी, तो देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे। विथ रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है क्या स्टेटमेंट? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दूसरा है, इट वाज सेपरेट फ्रॉम द नेशनल कमीशन फॉर ST बाय द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इट आर करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, बोथ करेक्ट, या नाइदर 1 और 2? तो इसमें दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, बोथ हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, हिंदी भी देख लीजिए, दोनों के दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 99।
उष्णकटिबंधीय वन मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मृदाएं ह्यूमस से भरपूर और अपनी प्राकृतिक अवस्था में उपजाऊ होती हैं। दूसरा है, बार बार वनस्पति चक्रों के बाद भी इन मृदाओं का ह्रास संभव नहीं है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 इंग्लिश में भी देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सॉयल। These soil are rich in humus and fertile in their natural state. दूसरा है, the deterioration of this soil is not possible even after repeated vegetation cycle. Which of the statement given above is are correct? Only one, only two, दोनों, both या neither one or two? चलिए हिंदी देख लीजिए। तो देखिए, इसमें पहला तो सही है, दूसरा कथन गलत है। बार बार वनस्पति चक्रों के बाद भी इन मृदाओं का ह्रास संभव नहीं है, तो बिल्कुल होता है ह्रास उसका। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, इसमें ए लगाएंगे, ओनली वन होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नदी मार्ग में एक बड़ी गोखुर झील की उपस्थिति डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाओं में से एक है। और दूसरा है, डेल्टा के पास तीव्र ढाल की उपस्थिति डेल्टा के आसपास अवसादों के एकत्रीकरण में मदद करती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 100 इंग्लिश का भी देखना है, देख लीजिए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज oxbow lake in the river course is one of the favorable condition for formation of delta। और दूसरा ऑप्शन है, the presence of steep gradient around the delta helps in consolidation of sediment around delta। Which of the statement given above is are correct? Only one, only two, both correct या neither one nor two? चलिए इंग्लिश देख लीजिए, इसका हिंदी देख लीजिए और आंसर करिए। डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाओं के संदर्भ में देखेंगे तो पहला कथन कहता है, नदी मार्ग में एक बड़ी गोखुर झील की उपस्थिति डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाओं में से एक है। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, नदी डेल्टाओं के निर्माण और विकास में अवसाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डेल्टा नदियाँ द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। ये स्थलाकृतियाँ नदियों के मुहाने पर निर्मित होती हैं, जहाँ पर ये किसी जल निकाय जैसे कि महानगर, महासागर, समुद्र या झील से मिलती हैं। अवसाद डेल्टा के लिए प्राथमिक निर्माण सामग्री है। अवसाद में नदियों द्वारा लाई गई रेत, गाद और मृत्तिका के कण शामिल होते हैं। गोखुर झील या चापाकार झील की उपस्थिति से अवसादों का स्थानीय निक्षेप होता है। यह नदी में अवसाद के भार को अवरुद्ध करता है और नदी के अनुप्रवाह में डेल्टा निर्माण बाधा उत्पन्न करता है। तो पहला, ये अनुकूल नहीं होता है बल्कि बाधा करता है। पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि डेल्टा के पास तीव्र ढाल की उपस्थिति डेल्टा के आसपास अवसादों के एकत्रीकरण में मदद करती है, तो दूसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाओं में से एक नदी मुहाने के पास उथले समुद्र की उपस्थिति है और डेल्टा के पास तीव्र ढालों की उपस्थिति के कारण निकटवर्ती समुद्र के गहरे जल में अवसाद उपस्थिति होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन गलत है। तो चलिए, यूपीएससी का टेस्ट था 2025 के लिए, आज टेस्ट नंबर ये 22। नेक्स्ट टेस्ट 23 रहेगा। इसका पीडीएफ जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम में। आप लोग देखिए, थोड़ा अपना फीडबैक भी दिया करिए, जो भी क्वेश्चन रिलेटेड हो उस पर आप पूछ भी सकते हैं बेहिचक। PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024 लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहीं पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हुआ करिए डेली टेस्ट में। और NCERT क्लास चला जा रहा है, क्लास 11 का मैगजीन चला जा रहा है, तो उसको भी आप सभी लोग पढ़ा करिए और डेली रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। चलिए, तो बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।